नमस्कार। हम राजस्थान बोर्ड का राजस्थान अध्ययन भाग 1 पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का। और इसमें हम राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पहले वाले पार्ट कर चुके हैं। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सांवर के चौहान। चौहानों के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपाल दक्ष एवं जांगल प्रदेश के आसपास रहते थे। सपाल दक्ष और जांगल प्रदेश। उनकी राजधानी थी अहिछत्रपुर नागौर। सपाल दक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। बिजौलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांवर झील का निर्माता माना गया है। बिजौलिया प्रशस्ति वासुदेव को सांवर झील का निर्माता। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुबक प्रथम, जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, गुबक प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। इसी वंश के चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी। (1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। 1113 में अजयराज चौहान ने। उसके पुत्र अर्णोराज आनाजी ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाकर जनोपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का काल सपाल दक्ष का स्वर्ण युग कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ। उस बीसलदेव और कवि बांधव भी कहा जाता है। उन्हें बीसलदेव और कवि बांधव भी कहा जाता है। उसने हरिकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना करके साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया। तो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखे थे हरिकेली नाटक, और उनके दरबारी विद्वान थे सोमदेव, जिन्होंने लिखा था ललित विग्रहराज। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता था। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीता। इसी वंशक्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान और उत्तरी भारत की राजनीति में अपने विजयों में एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1191 ईस्वी में उसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त कर वीरता का समुचित परिचय दिया। परंतु 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जब उसको गौरी से हार हो गई, तो उसने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित शासक बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई। लगभग आगामी 1 शताब्दी तक चौहानों की शाखाएं रणथंभौर, जालौर, हाड़ौती, नाडौल तथा चंद्रावती और आबू में शासन करती रही और राजपूत शक्ति की धुरी बनी रही। इन्होंने दिल्ली सुल्तानों की सत्ता का समय समय पर मुकाबला कर शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया। पूर्व मध्यकाल में पराभवों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति में नहीं पिछड़ा। चौहान व गुहिल शासक
विद्वानों के प्रश्रयदाता बने रहे, जिससे जनता में शिक्षा एवं साहित्य प्रगति बिना अवरोध के होती रही। इसी तरह निरंतर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्प पनपता रहा। इस समूचे काल की सौंदर्य और तथा आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजनाओं को जीवित रखा। चित्तौड़, बारडोली, आबू के मंदिर इस कथन के प्रमाण हैं। मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्ज्वल एवं गौरवशाली पक्ष। मध्यकाल में राजपूत शासकों और सामंतों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने की समय समय पर भरपूर कोशिश की। राजपूतों द्वारा अनवरत तीव्र प्रतिरोध का सिलसिला मध्यकाल में चलता रहा। सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके। इसका मुख्य कारण राजपूतों में साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव, युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति तथा सामंतवाद था। यह सोचना उचित नहीं है कि राजपूतों के प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं निकला। राणा कुंभा एवं राणा सांगा के नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना राजपूताना में ही संभव हो सकती थी। यह स्मरण रहे कि आगे चलकर राणा प्रताप, चंद्रसेन और राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप, चंद्रसेन और राज सिंह। यद्यपि अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूताना के अधिकांश शासक उसके हितों की रक्षा करने वाले बन गए। मध्यकालीन राजस्थान को बौद्धिक अधिसृष्टि से पिछड़ा मानना इतिहास के तथ्यों एवं अनुभवों के विपरीत होगा। जिस वीर प्रसूता वसुंधरा पर माघ, हरिभद्र सूरी, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्र, कवि कर्णिदास, दुरसा आढ़ा, नैन्सी जैसे विद्वान लेखक तथा महाराणा कुंभा, राजा राय सिंह, राजा सवाई जय सिंह जैसे प्रबुद्ध शासक अवतरित हुए हों, वह ज्ञान के आलोक से कभी वंचित रही हो, स्वीकार्य नहीं। माघ, हरिभद्र सूरी, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्र, कवि कर्णिदास, दुरसा आढ़ा, नैन्सी। जिस प्रदेश के रणवांकुरों में राणा प्रताप, राव चंद्रसेन, दुर्गादास जैसे व्यक्तित्व रहे हों, वह धरती यश से वंचित रहे, सोचा भी नहीं जा सकता। धरती धौरारी का इतिहास अपने आप में राजस्थान का ही नहीं अपितु भारतीय इतिहास का उज्ज्वल एवं गौरवशाली पहलू है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में गुहिल, सिसोदिया, मेवाड़, कछवाहा, आमेर, जयपुर, चौहान, अजमेर, दिल्ली, जालौर, सिरोही, हाड़ौती इत्यादि के चौहान, राठौड़, जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ इत्यादि राजवंश नक्षत्र भांति चमकते हुए दिखाई देते हैं। गुहिल, सिसोदिया वंश। मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के आरंभ में एक नया मोड़ आता है, जिसमें चौहानों का केंद्रीय शक्ति का हाश होना और गुहिल जैत्र सिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़े महत्व की घटनाएं हैं। मेवाड़ के गुहिल शासक रत्न सिंह 1302 से 1303 के समय चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के इस आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों के साथ रत्न सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी बताया जाता है। पद्मिनी की कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलता है। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रत्न सिंह और गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर का आत्मोत्सर्ग किया। इसी समय अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़ में कत्ल करवा दिया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया था। राजपूतों का यह बलिदान चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें गोरा बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गई। आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गोरा बादल के महल उनके साहस और सूझबूझ की कहानी सुना रहे हैं।
पद्मिनी का त्याग और जौहर व्रत महिलाओं को एक नई प्रेरणा देता है। गोरा बादल का बलिदान हमें सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश रक्षा में लग जाना चाहिए। रतन सिंह के पश्चात सिसोदिया के सरदार हम्मीर ने मेवाड़ को दयनीय स्थिति से उभारा। वह राणा शाखा का राजपूत था। राणा लाखा 1382 से 1421 के समय उदयपुर की पिछोला झील का बांध बनवाया गया था। लाखा के निर्माण कार्य मेवाड़ की आर्थिक स्थिति तथा संपन्नता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए। लाखा के पुत्र मोकल ने मेवाड़ को बौद्धिक तथा कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया। लाखा के पुत्र मोकल ने उसने चित्तौड़ के समिदेश्वर त्रिभुवन नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार द्वारा पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला के नमूने को जीवित रखा। चित्तौड़ के समिदेश्वर त्रिभुवन नारायण मंदिर। उसने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाकर उस मंदिर की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की। मोकल के पुत्र राणा कुंभा 1433 से 1468 का काल मेवाड़ में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। कुंभा को अभिनव भरताचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु आदि बिरुदों से संबोधित किया जाता है। राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़ में 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 किलों का निर्माण करवाया था, जिसमें बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग प्रमुख हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है। कटारगढ़। कुंभाकालीन स्थापत्य में मंदिरों का बड़ा महत्व है। ऐसे मंदिरों में कुंभ स्वामी श्रृंगार चौरी का मंदिर चित्तौड़गढ़, मीरा मंदिर एकलिंगजी, रणकपुर का मंदिर अनूठे हैं। कुंभा वीर, युद्ध कुशल, कला प्रेमी के साथ साथ विद्वान एवं विद्यानुरागी भी था। एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, राजनीति में बड़ा निपुण था। संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूर प्रबंध कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ थे। तो कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ थे संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी थी। चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिक प्रिय टीका, संगीत रत्नाकर की टीका। कुंभा का दरबार विद्वानों की शरण स्थली था। उसके दरबार में मंडन, प्रख्यात शिल्पी कवि अत्रि और महेश, काहन व्यास इत्यादि थे। मंडन, कवि अत्रि और महेश, काहन व्यास। अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की तथा कान व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की। कान व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की और अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। इस प्रकार कुंभा के काल में मेवाड़ सर्वतोमुखी उन्नति पर पहुंच गया था। मेवाड़ के वीरों में राणा सांगा 1509 से 1528 का अद्वितीय स्थान है। सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय
और खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर अपने सैनिक योग्यता का परिचय दिया। तो सांगा ने गागरोन के युद्ध में तो पराजित किया था मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को, और खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदू पथ के नाम से विख्यात है। राणा सांगा खानवा के मैदान में राजपूतों का एक संघ बनाकर बाबर के विरुद्ध लड़ने आया था, परंतु पराजित हुआ। बाबर के श्रेष्ठ नेतृत्व एवं तोपखाने के कारण सांगा की पराजय हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 परिणामों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इससे राजसत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथ में आ गई। यहीं से उत्तर भारत का राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों से पुनः स्थापित हो गया। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा। सांगा ने अपने देश के गौरव रक्षा में एक आंख, एक हाथ और टांग गंवा दी थी। इसके अतिरिक्त उसके शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर 80 तलवार के घाव लगे हुए थे। सांगा ने अपने चरित्र और आत्मबल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की क्षमता का अधिक महत्व है। सांगा के पुत्र विक्रमादित्य 1531 से 1536 के राजत्व काल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 आक्रमण किए, जिसमें मेवाड़ को जन और धन की हानि उठानी पड़ी। सांगा के पुत्र थे विक्रमादित्य और इनके समय में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किए थे। इसी आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की मां और सांगा की पत्नी हाड़ी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी, परंतु समय पर सहायता न मिलने पर कर्णावती ने जौहर व्रत का पालन किया। कुंवर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र वर्णवीर ने अवसर पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वह विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदय सिंह को भी मारकर निश्चिंत होकर राज्य भोगना चाहता था, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को मृत्युशैया पर लिटाकर उदय सिंह को बचा लिया और चित्तौड़ से